मैं सिकंदर खान आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का अपना टॉपिक है दहन और ज्वाला। देखिए, दहन और ज्वाला पर आएँ, हमें उससे पहले ईंधन के बारे में जानकारी करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ईंधन होता क्या है? ईंधन हर वो पदार्थ जो हमें जलकर ऊष्मा देता है, ईंधन कहलाता है। हम अनेक प्रकार के ईंधन काम में लेते हैं या काम में लेते हुए देखते हैं। जैसे हम लकड़ी, गोबर, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG और लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG आदि अनेक प्रकार के ईंधन को हम काम में लेते हैं। अब देखिए, अगली बात हमें बताई गई है कि हमें एक मोमबत्ती जलानी है और एक कोयला जलाना है। देखिए, जब कोयला और मोमबत्ती को जलाते हैं तो इन दोनों के जलाने में कुछ अंतर होता है, क्योंकि जो मोमबत्ती है वो एक विशेष ज्वाला के साथ जलेगी, लेकिन कोयला इस प्रकार नहीं जलता, वो धीरे धीरे सुलगता है, उसमें किसी प्रकार की ज्वाला नहीं दिखाई देती। इस प्रकार दोनों में जलने में अंतर है। कहने का मतलब है, ईंधन है उसके जलने में कुछ न कुछ अंतर होता है। अब हम बात करते हैं दहन क्या है। देखिए, दहन एक रासायनिक क्रिया है। इस रासायनिक क्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमें ऊष्मा देता है। तो वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और वो पदार्थ जिसका दहन होता है, उस पदार्थ को हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। उसी दाह्य पदार्थ को हम ईंधन कहते हैं। ये जो ईंधन है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। और इस दहन में कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अब हम एक गतिविधि के रूप में देखते हैं। हम एक मैग्नीशियम का तार लेते हैं। उस मैग्नीशियम के तार को हम रेजमाल से साफ करके जलाते हैं। जब हम मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो वो तेज़ रोशनी के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में वह एक सफ़ेद सी राख का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के तार को जब जलाया जाता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अब यही जलाने की क्रिया हम कास्ट कोयले के साथ करते हैं। जब किसी कास्ट कोयले को हम चिमटे या संडासी से पकड़कर एक मोमबत्ती की सहायता से या फिर बुनसेन बर्नर की सहायता से ज्वाला के निकट लाकर जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मैग्नीशियम का तार जला था उस प्रकार से कास्ट कोयला नहीं जलता। उसके जलने का तरीका कुछ अलग होता है। वो धीमे धीमे उसमें ऊष्मा लेता है और सुलगने के साथ जलता है और कास्ट कोयला वायु में जल जाएगा और जलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। इस प्रकार मैग्नीशियम हो चाहे कास्ट कोयला हो, ये जलकर ऊष्मा देंगे और ये दोनों ही दाह्य पदार्थ हैं, अर्थात जलकर ऊष्मा देते हैं। हमें यहाँ दे रखा है बूझो कह रहा है कि हमें बताया गया है या बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो हम बूझो की इस बात से सहमत है। बिल्कुल, भोजन हमारे लिए एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। और इसका जवाब पहली दे रही है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो अपघटित हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी हो रही है और ऊष्मा उत्पन्न भी हो रही है, इसलिए भोजन हमारे लिए एक क्या है? ईंधन है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो दाह्य होते हैं और कौन से अदाह्य पदार्थ हैं।
यहाँ अपने को कुछ पदार्थ दिए गए हैं, स्ट्रो, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि। इन पदार्थों को हम बारी बारी से जलाकर देखते हैं और हम ये पता करते हैं कि कौन से पदार्थ दहन कर सकते हैं और कौन से पदार्थ दहन नहीं हो सकते। यहाँ देखते हैं, पहला पदार्थ है लकड़ी, दूसरा है कागज़। ये दोनों ही पदार्थ है, जब हम जलाएंगे तो दोनों जल जाएंगे, इसका मतलब दोनों दाह्य पदार्थ है। तीसरा अपने को दे रखा है लोहे की कील। हम जानते हैं लोहे की कील हम जला नहीं सकते, इसका मतलब ये अदाह्य पदार्थ है। मिट्टी का तेल जलाने के काम आ रहा है, दाह्य है। पत्थर का टुकड़ा कदापि नहीं जलेगा, इसलिए भी अदाह्य पदार्थ है। स्ट्रो ये जल जाएगा, कास्ट कोयला ये भी जल जाएगा, माचिस की तीलियाँ ये भी जल जाएगा, इसका मतलब ये दाह्य पदार्थ हैं। और नेक्स्ट लास्ट है कांच। देखिए कांच नहीं जलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी इस टेबल के अंदर लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा और कांच ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका दहन नहीं हो सकता, अर्थात ये अदाह्य पदार्थ हैं। इस प्रकार से हम पदार्थों को दाह्य और अदाह्य पदार्थों के रूप में छांट सकते हैं। अब हमें गतिविधि बताई गई है, जलती मोमबत्ती को किस प्रकार से हम ये संकेत करेंगे या पता करेंगे कि उसके जलने के लिए वायु आवश्यक है या नहीं है। देखिए, किसी भी प्रकार के ईंधन को जलाने के लिए एक निश्चित तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन अर्थात वायु, ये किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आवश्यक है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। सबसे पहले हम एक मोमबत्ती है उसको जलाते हैं और जलाकर उसको एक मेज़ पर रख देते हैं। मेज़ पर रखने के बाद उसके दोनों तरफ लकड़ी के 2 गुटके रख देते हैं। अब हम लकड़ी के 2 गुटके लेकर इस पर एक कांच का प्लेट लगा देते हैं। ये कांच का जो प्लेट इस प्रकार रखा जाता है कि वो नीचे और ऊपर से खुला होता है। ग्लास की तरह का प्लेट है ये, जो ऊपर और नीचे से खुला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब हम नीचे लकड़ी के गुटके हटा देते हैं तो मोमबत्ती की ज्वाला में फ़र्क आता है। और उसके बाद हम जो जार है उसको ऊपर से भी बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं मोमबत्ती बुझ जाती है। तो हमें पता चलता है कि जब लकड़ी के गुटकों पर कांच को या उस नली को रखा गया था, जिससे उसको नीचे से भी हवा मिल रही थी, ऊपर से भी हवा मिल रही थी और वो मोमबत्ती आसानी से जल रही थी। लेकिन जब उसके नीचे से गुटके हटा लेते हैं तो नीचे से मोमबत्ती को हवा मिलनी बंद हो जाती है और वो कंपन करने लगती है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। लेकिन तत्पश्चात हम जब उसको ऊपर से भी ढक देते हैं तो हम देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब दहन के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के या बिना ऑक्सीजन के मोमबत्ती या किसी भी ईंधन का दहन नहीं हो सकता। अब हमें बुद्धो पूछ रहा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह एक प्रकार का दहन है? देखिए, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक के अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस लेवल तक या इस कक्षा के स्तर तक हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी थोड़ी बहुत बता दूं कि सूर्य के अंदर नाभिक के संलयन अभिक्रिया होती रहती है। उसमें हल्के हाइड्रोजन के नाभिक से हीलियम का निर्माण होता रहता है और उस अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है और प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। अब एक क्रियाकलाप और दे रखा अपने को कि हम एक लकड़ी के कोयले को लें जो जलता हुआ हो और उसे तवे पर रख दें। लकड़ी के जलते कोयले को तवे पर रख के उसको कांच या प्लास्टिक के एक जार से ढक देते हैं। हमें पता है थोड़ी देर बाद वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? कि लकड़ी का कोयला बुझ जाएगा या जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको बंद करने के कारण उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हमें एक चित्र के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर कंबल लिपटा हुआ दिखा रखा है। कारण क्या है?
देखिए, जब किसी व्यक्ति को आग लगती है तो हम उस आग को बुझाने के लिए उसे कंबल उड़ा देते हैं। इसका कारण यही है कि जब उस आग को बुझाने के लिए कंबल उड़ाते हैं तो वो बाहर से वायु के आने को या आगमन को रोक देती है और हवा का आगमन रुक जाता है तो आग बुझ जाती है। इसलिए हम कंबल या बड़े मोटे कपड़े का आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या एक माचिस की तिली अपने आप जल जाती है? नहीं, माचिस की तिली अपने आप नहीं जलती। उसे जलाने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, उसे विशेष स्तर पर रगड़ना पड़ता है, तब जाके वो जलती है। इसी प्रकार कागज़ के टुकड़े को हम जलाते हैं तो माचिस की तिली जलाकर उसके पास लाते तो कागज़ आसानी से जल जाता है। लेकिन यही जलती माचिस की तिली जब हम लकड़ी के टुकड़े के पास लाते हैं तो उसे जलाने का प्रयास करते हैं, वो आसानी से नहीं जलती। हमें उसको जलाने के लिए किसी अन्य सामग्री, कागज़ या मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कागज़ को जलाना आसान है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को जलाना आसान नहीं है। उसके लिए हमें कागज़ या केरोसिन तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता हो वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो जब तक किसी वस्तु को उसका ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जलेगी। हम कई बार टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि एक फला जगह जंगल में आग लग गई। देखो, जंगल में लगने वाली आग है वो दावानल के नाम से जानी जाती है और ये अक्सर गर्मियों के मौसम में लगती है। देखो, जब गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ स्थान ऐसे जहाँ की सूखी घास आग पकड़ लेती है। ये आग क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि उस घास को जलने के लिए जितने ताप की आवश्यकता होती है वो ताप उस घास को मिल जाता है और ये घास फिर पूरे के पूरे जंगल को जला देती है और पूरा ये जंगल है उसकी आग बुझाना फिर बहुत ही कठिन हो जाता है। इस प्रकार दहन के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता पड़ती है जो ज्वलन ताप कहलाता है। और उसी ज्वलन ताप के कारण ही कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग नहीं पकड़ती, क्योंकि उसे ज्वलन ताप नहीं मिलता। माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ेंगे तो ही वो जलेगी, अन्यथा वो नहीं जलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जब तक आग नहीं पकड़ता, जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप के बराबर न आ जाए। हम देखते हैं कि हमारे भोजन बनाने का जो तेल है वो कभी कभी आग पकड़ लेता है। जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है या गैस पर रखा जाता है तो ऐसा होता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल है, लकड़ी है, ये अपने आप आग नहीं पकड़ती, लेकिन मिट्टी का तेल थोड़ा सा गर्म करते ही आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी के तेल को ज्वलन ताप जब मिल जाता है तो वो दहन करने लगता है। इसलिए हमें मिट्टी के तेल को रखने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उसको एक ऐसे ताप के पास न रखें जो उसको जलाने का काम कर सकता हो, ये विशेष हमें ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं माचिस के इतिहास की। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। मिस्र में चीड़ की लकड़ी है, उनके छोटे छोटे टुकड़े माचिस की तरह काम में लेते थे। उनको इसके लिए पहले गंधक में डुबो लिया जाता था। तो चीड़ की लकड़ी के गंधक में डूबे हुए लकड़े माचिस की तरह काम आते थे। लेकिन जो निरापद माचिस है उसका विकास लगभग आज से 200 साल पहले माना जाता है और इसके लिए 3 रसायनों एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। इन तीनों का मिश्रण है वो लकड़ी पर गोंद और स्टार्च मिलाकर चिपका दिया जाता था। यानी गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर ये लगाया जाता था।
तो जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण के कारण ऊष्मा और श्वेत फास्ट ऊष्मा उत्पन्न होती। किसी खुरदरी सतह पे जब इसको रगड़ते तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती और उस स्थिति में जो श्वेत फास्फोरस है वो जल जाता था और इससे माचिस की तिल्ली का दहन शुरू हो जाता था। लेकिन इस काम में समस्या ये थी कि श्वेत फास्फोरस है वो माचिस उद्योग में काम करने वालों के लिए और माचिस का उपयोग करने वालों के लिए दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। इसलिए आजकल माचिस के सिरे पर केवल दो ही रसायन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ही लगाते हैं। पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये दो लगाते हैं। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा दिया जाता है। लाल फास्फोरस है वो सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो वही लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा पोटेशियम क्लोरेट वो उससे क्रिया करेगा और अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देगा, जिसके कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन शुरू हो जाता है। इस प्रकार माचिस है वो काम करती है, क्योंकि ऐसा करने से उसे ज्वलनताप प्राप्त हो जाता है। क्रियाकलाप 6.4 देखिए, चित्र के अंदर हमें दिखा रखा है दो कागज़ के कप लिए गए हैं, एक कप खाली है और एक कप में पानी है। तो इस प्रकार दो कप लेकर एक खाली कप को मोमबत्ती के ऊपर रखा जाता है और इसी प्रकार दूसरे कप को जल डालकर मोमबत्ती के ऊपर रखा जाता है। इनको बिल्कुल ऊपर नहीं रखते, हालांकि उसको कप को ऊष्मा प्राप्त होती रहे इतना ऊपर रखा जाता है। हम देखते हैं कि जो कप खाली है वो तुरंत जल जाता है, क्योंकि मोमबत्ती उसे उसके जलने के लिए आवश्यक ज्वलन ताप प्रदान कर देती है। लेकिन जिस कागज़ के कप के अंदर जल था वो कप नहीं जलता। इसका कारण ये है कि जो ऊष्मा कागज़ को मिली वो ऊष्मा उसके अंदर उपस्थित जल को गर्म करने के काम आ रही है। तो जब तक कागज़ जो ऊष्मा ले रहा है वो पानी को मिलती रहेगी तब तक कागज़ नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कागज़ के कप के अंदर हम जल को उबाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊष्मा है वो कागज़ से होती हुई चालन द्वारा जल में चली जाएगी और इसी चालन विधि द्वारा वो पानी गर्म होता रहेगा, लेकिन यह ताप कागज़ के कप तक नहीं रहेगा, इसलिए कागज़ का कप नहीं जलेगा। ज्वलनशील पदार्थ। अब हम बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है वो बहुत ही शीघ्रता से और आसानी से ज्वाला पकड़ लेते हैं और शीघ्रता से जलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ है उनमें पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी गैस आदि हैं जो बहुत ही शीघ्रता के साथ जलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम आग पर नियंत्रण कैसे कर पाते हैं। देखो, चित्र के अंदर आपको दिख रहा है एक व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर पानी डाल रहा है। ये फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है। देखिए, हमें रोज़मर्रा की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के जैसे 100 नंबर हैं, उसी प्रकार फायर ब्रिगेड के 101 नंबर हैं। ये इमरजेंसी नंबर हमें हमेशा याद रखने चाहिए। देखो, आग पर काबू पाने के लिए क्या खास बात होती है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ईंधन, ज्वलन ताप और वायु। जब कहीं आग लग जाती है तो हम या तो ज्वलनशील पदार्थ के ताप को ठंडा कर दें या वायु का प्रवाह अलग कर दें या ईंधन को हटा दें। तो हम ज्वलन ताप को कम कर सकते हैं
वायु के प्रवाह को रोक सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है कि हम ईंधन को हटा दें, क्योंकि यदि हम ज्वलन ताप कम कर देंगे, वायु की आपूर्ति रोक देंगे, तो आग बुझ जाएगी। क्योंकि जहाँ आग लगती है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी है, किसी भवन में आग लगी है, तो वो सारा का सारा भवन ही ईंधन का कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर उसको हटाना संभव नहीं है, इसलिए ईंधन के ज्वलन ताप को कम कर दिया जाता है और वायु की आपूर्ति को रोक दिया जाता है। इस प्रकार बिल्डिंग के अंदर जब पानी डालते हैं तो पानी डालने से उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है और जलवाष्प जो बनेगी वो वायु के प्रवाह को रोक देगी। इस प्रकार आग बुझ जाएगी। लेकिन ये तरीके हर जगह काम नहीं आएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि जब लकड़ी और कागज़ की आग है, इन चीज़ों पर आग लगी है, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और अग्निशामक यंत्र से काम चल जाएगा, फायर ब्रिगेड से काम चल जाएगा। लेकिन जब विद्युत उपकरणों में आग लगती है या मान लीजिए पेट्रोल, तेल आदि पर आग लगती है, तो वहाँ पानी काम नहीं आता, क्योंकि विद्युत उपकरणों में आग लगी और हम वहाँ पानी डालते हैं तो हम जानते हैं कि पानी है वो चालक होता है, इसलिए आग बुझाने वाले व्यक्ति ही उसकी चपेट में आकर उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए जल काम नहीं आ सकता। इसी प्रकार जब तेल और पेट्रोल में आग लगी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी पानी काम नहीं आ सकता, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो पानी भारी होता है, भारी होने के कारण पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ ऊपर आ जाएंगे। दूसरी बात, पानी है वो आगे बहेगा तो साथ साथ ज्वलनशील पदार्थों को भी और आगे ले जाएगा, इसलिए आग कम होने की बजाय दूर तक फैल जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर हम विद्युत उपकरणों में तथा तेल या पेट्रोल में आग लगने पर हम अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जल का। अब बात ये आती है कि होता कैसे है। देखो, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनमें लगी आग को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका ही कार्बन डाइऑक्साइड है और वो अग्निशामक के रूप में काम करती है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट देती है और इसके कारण ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और वो संपर्क टूटने से आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा लाभ ये है कि सामान्य विद्युत उपकरणों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। हम ये सोचें कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उन पर वो किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं डालती। अब हमें बात करनी पड़ती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से होती है। उच्च दाब पर यह द्रव्य के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। जिस प्रकार हमारे घरों के अंदर एलपीजी गैस को सिलेंडर में भरा जाता है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी उच्च दाब पर सिलेंडरों में द्रव्य रूप में भरे जाते हैं। सिलेंडर से छोड़े जाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिसके कारण ये न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को और भी नीचे ले आती है और ईंधन के ताप को नीचे ले आने के कारण उसका नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही अति उत्तम अग्निशामक के रूप में काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक तरीका और है कि यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों को पाउडर के रूप में इस्तेमाल करके छिड़क दें तो आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और आग को बुझा देती है। इस प्रकार हम अलग अलग स्थिति के अंदर अलग अलग तरीके से आग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लकड़ी कागज़ में आग लगी है तो पानी से काम चल जाता है, लेकिन विद्युत, तेल आदि की आग है तो हमें अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की परत बनाएगा और उन पदार्थों को जलने से रोक देगा। धन्यवाद। शेष अगले पार्ट में करेंगे।